जाहिद किशकोरी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये ऑफिशियली मंजर-ए-आम पर आ गई है या आपने किसी सोर्सेज से इसके बारे में पूछा है? नहीं, ऑफिशियली तो मंजर आम पे नहीं है। मैंने अपने सोर्सेज से ये केनिया में ये मैंने हासिल की है कॉपी, जी। इसको रिपोर्ट किया है। तो ये जाहिद किशकोरी साहब, अरशद साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये केनिया के अंदर की गई रिपोर्ट है, ये जो पाकिस्तान पिम्स के अंदर की गई रिपोर्ट है? ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये जो केनिया में पुलिस ने करवाई है पोस्टमार्टम। ठीक है। और जो पाकिस्तान में करवाई गई वो भी अभी तक, उसके लिए भी इनकी फैमिली ज़ाहिर कोर्ट जा रही है, जजेस के पास जा रही है, वो उनके हवाले की जाए, वो अभी तक की नहीं गई। ज़ाहिर है वो पुलिस ने या जो भी इदारे हैं या वो जो तहकीकाती टीम है उसने शायद हासिल की हो, इसका मुझे मालूम नहीं है। लेकिन तहकीकाती टीम तो कल से पहुंच चुकी है पाकिस्तान। 6 दिन वो उधर रही थी और तमाम जो उसको एविडेंस वहाँ से मिल सकता था वो उन्होंने हासिल किया। और पर्टिकुलरली जो केनिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, देखें उसमें वो रिपोर्ट इतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं है जो मैंने देखी है जी। उसमें बहुत सारे मतलब इशू को रिजॉल्व करने की बजाय इतने क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। अगर आप उसको पढ़ें, उसमें उन्होंने बताया कि जो बुलेट थी, 2 बुलेट, एक अरशद शरीफ के सर पे लगी है और दूसरी बैक साइड पे लगी है और आगे लंग्स तक चली गई है। तो इन 2 बुलेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 12 से 30 सेंटीमीटर का था जी। और मीडियम रेंज से ये शॉट की गई हैं। तो ये वेरी क्लोज रेंज है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये पुलिस मुकाबला था तो कितनी दूर से था, पता नहीं। अब तो वो क्लोज रेंज है। और फिर उस पोस्टमार्टम ने रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि वो जो लंग बैक साइड से जिसने लंग को डैमेज किया है जिस बुलेट ने, वो अंदर से मौजूद थी, बाहर निकाली है डॉक्टर ने, नहीं निकाली, क्या उसने क्रॉस किया है। गाड़ी में तो कोई निशान नहीं है। फिर जो सर पे थी उन्होंने ब्रूज का, वो ग्रीज का वर्ड यूज किया है, यानी कि वो बुलेट जो हमने फुटेज देखी थी अरशद शरीफ की, वो तो ब्रेन सारा उसका डैमेज होके बाहर ब्लीडिंग की शक्ल में बाहर निकल आया था, जबकि रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रीजिंग थी, जस्ट लाइक कि किसी बुलेट ने टच किया हो या थोड़ा सा हिट किया हो। उसमें ये नहीं बताया गया कि बुलेट पहले किसी चीज से टकराई या डायरेक्ट बुलेट्स आके लगी हैं। अगर डायरेक्ट नहीं लगी, ज़ाहिर है गाड़ी पर निशानात मौजूद थे। तो कई सवालात खड़े गए हैं। तो फिर एक जगह पर अगर आप पोस्टमार्टम करते हैं जी। फिर वो एविडेंस आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते सही डिटरमिन करने के लिए बुलेट फायर रेंज को, कि क्लोज रेंज या मीडियम या फिर डिस्टेंस से फार अवे वो बुलेट आके हिट किया। जो फायर है बुलेट की डॉक्टर डिटरमिन करता है फर्स्ट पोस्टमार्टम में। वो फायर से डिटरमिन कर सकता है, बुलेट की फायर से, कि ये कितनी क्लोज रेंज से आई है, 10 फुट से आई है, 2 फीट से आई है। अच्छा, नहीं किशकोरी साहब, मैं ये इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहेंगे, बराए मेहरबानी। आपके मुताबिक पहली बुलेट में और दूसरी बुलेट में 12 से 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, जब टारगेट को उन्होंने हिट किया। टारगेट को हिट किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 बुलेट्स फायर हुई एक ही टाइम में? एक ही टाइम में 2 बुलेट्स हैं और उनके दरमियान 12 से 30 सेंटीमीटर का फर्क है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है, यानी कि उसके ब्रेन को हिट करती है, सर को, और दूसरी बैक से होती हुई आगे लंग्स और उसमें रह जाती है। और ये भी डॉक्टर नहीं बताते उसमें कि क्या ये वो बॉडी में रह गई थी, अगर बॉडी में आई है तो वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। और वो भी हैरानगी की बात है कि उन्होंने नैरोबी से वो नहीं करवाया। नैरोबी से दूर एक टाउन है उनका, वो मुझे उसका नाम भूल गया है, बट मगाडी वो टाउन, वहां से मगाडी भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्टेशन है जहां से ये वो करवाई गई है, पुलिस ने करवाई है, वहां से करवाई गई है। और यानी कि रात के 10 बजे 23 अक्टूबर को, जो मुझे याद है उसमें लिखा हुआ है, उसका मर्डर होता है और उसके बाद सून आफ्टर ये पोस्टमार्टम हो जाता है, यानी कि रात के 12 बजे के बाद वहां पर, और फिर ये शेयर की जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जाहिद साहब, ये बताएं कि जो बुलेट्स फायर हुई हैं वो कितने डिस्टेंस से फायर हुई हैं?
इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मीडियम रेंज बताया गया मीडियम है। रेंज सर कितनी होती है? मीडियम रेंज यानी किस किस हिसाब से कहेंगे कि ये मीडियम रेंज है? देखिए, मैंने यहाँ पर 2 डॉक्टर से ये कंसल्ट की है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो मेडिकल लैंग्वेज है और क्राइम सीन वगैरह की। तो वो मीडियम रेंज 1 फुट भी हो सकता है, 10 फीट भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये एक उस पुलिस मुकाबले को जो कहा गया था कि दूर से हुआ है, वो उसको पीछा कर रहे थे, या पुलिस की एफआईआर आई थी सामने, या फिर उनकी रिपोर्ट एक आई थी, प्रेस रिलीज वगैरह। तो ये उन्होंने डिटरमिन किया ही नहीं है एग्जैक्टली। हालांकि पाकिस्तान में, पाकिस्तान आल्सो ए डेवलपिंग कंट्री, वो फायर बुलेट की डिटरमिन करते हैं डॉक्टर, क्योंकि लीगल टीम होती है डॉक्टर्स की, और पुलिस की भी लीगल टीम होती है जब वो पोस्टमार्टम करवाने जाते हैं, ताकि एविडेंस प्रोटेक्ट हो सके और डिटरमिन किया जा सके कि बुलेट का डिस्टेंस जब हिट हुई है बुलेट टारगेट को, वो फायर की कैपेसिटी और रेंज क्या थी बुलेट की, ताकि ये डिटरमिन हो सके कि बंदे ने सर पे रख के गोली मारी है, या 10 फीट वो पीछे था, या गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था उसने ये गोली मारी है, 1 फुट का फर्क था या 2 फुट का था। तो इसलिए बहुत वेग है, जिसने बहुत क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं, और एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस पे। और अब टीम ये लेके आई है, और टीम ये समझती है कि इस पे मजीद डिबेट होगी। और फिर ये है कि अरशद शरीफ का यहाँ पर जो पोस्टमार्टम किया गया है, वो एविडेंस ऑलमोस्ट डॉक्टर्स कहते हैं, जो क्लिनिकल लैंग्वेज को समझते हैं, जो लीगल पहलू को देखते हैं डॉक्टर और पुलिस वाले, उन्होंने ये कहा है कि दूसरा पोस्टमार्टम में वो चीज क्लियर क्रिस्टल नहीं हासिल कर सकते आप जो पहले पोस्टमार्टम में हो जाती है। तो लिहाजा ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि अरशद शरीफ के इस मर्डर की रेंज को डिटरमिन किया जा सके कि कब कहाँ कैसे हुआ है। तो लगता है कि वो पोस्टमार्टम हैसल में या तो जानबूझ के ऐसा कराया गया कि वेग लैंग्वेज यूज की गई है, और उसमें कोई एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं दी गई जिसकी बुनियाद पे डिटरमिन किया जा सके कि अरशद शरीफ को किसने कितनी क्लोज रेंज से हिट किया है, कौन था, गाड़ी के अंदर से हुआ है, बाहर से हुआ है। फिर गाड़ी को अगर उसको बुलेट हिट करती है, बुलेट आगे गाड़ी को हिट ही नहीं करती, उसकी बॉडी में भी बुलेट नहीं है, वहां रिकवरी नहीं शो की जाती। तो ये एक मिस्टीरियस गुत्थी जो सुलझी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड हुई। अच्छा सर, एक और चीज मुझे बताएं कि वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस सारी वारदात में? देखिए, जो मैंने उस टीम के कुछ सोर्सेस से पता किया, तो वो तो एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है, और कोई बुलेट स्प्री नहीं हुई कि ये यकदम से कोई बुलेट कोई 10 12 15 आपकी गाड़ी पे गिरी हुई है, ऐसा नहीं। 2 बुलेट्स हैं जो बज़ाहिर नजर आती हैं, और वो गाड़ी को चीर के अंदर आ जाती हैं, फिर अरशद शरीफ के बॉडी में रह जाती हैं। आगे कोई निशान ही नहीं है, ना कोई सीट पे है, ना किसी चीज पे है। फिर ये कि बुलेट अगर पहले किसी चीज को हिट करके आती है, तो बुलेट यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं या पुलिस वाले जो क्राइम को समझते हैं, उनका वो ये बताते हैं कि टुकड़ों में हो जाते हैं, वो आपको डिफरेंट बॉडी पोर्शन में लग सकती है। वो एक स्प्री खुल जाती है, आपके सर में भी आ सकती है, पाँव में भी, किसी भी जगह। लेकिन वो स्पेसिफिकली सिर्फ अरशद को हिट करती हैं 2 बुलेट, और वो भी लंग्स और ब्रेन में। बाकी ना गाड़ी को आगे जाकर लगती हैं, ना किसी सीट को लगी हुई हैं, ना ही कोई अगर और कोई आदमी गाड़ी में मौजूद है, ना यानी उसको आप हिट ये किया। कहना चाह रहे हैं जिस सीट के ऊपर अरशद साहब बैठे हुए थे, जो हमने तस्वीर देखी थी, उस सीट में कोई गोली का निशान नहीं है? नहीं, जो उसको पीछे से गोली लगती है, आप यूं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सर पे लगती है, और फिर एक पीछे उसकी बैकबोन से थोड़ा ऊपर, यानी कि 12 से 30 मीटर का डिस्टेंस होता है सर और नीचे के दरमियान, जी। जहाँ पर वो बुलेट हिट करती है। और बुलेट फिर आगे निकलती नहीं है। वो कह रहे हैं कि ग्रीज कर गई है बुलेट सर से, इनके छू के या थोड़ी सी लग के, उसको आगे जाना चाहिए सीट पे, लेकिन बज़ाहिर वो कोई सीट पे निशान नहीं है। पुलिस को या इन्वेस्टिगेटर को यहाँ नहीं बताया गया। तो ये एक नहीं, इंतहाई इससे सर ऐसा। अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि फिर इसका मतलब है कि शायद बाहर मारा गया हो और उसके बाद अंदर जाके बैठाया गया हो गाड़ी में। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेटर को जो हमारी टीम गई थी, इन्होंने काफी क्वेश्चन किए हैं। जो मरकजी लोग हैं जो अरशद शरीफ के बहुत करीब थे, खुरम और वकार, उन्होंने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे वो आंसर ही नहीं किया इस टीम के, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं।
और इस टीम ने कहा है कि खुरम और वकार को आप पाकिस्तान लाएं, मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है ताकि सही एग्जैक्ट डिटरमिन किया जा सके। क्राइम सीन क्योंकि मुल्क से बाहर हुआ है, पाकिस्तानी लॉ जो है इसके तहत अब FIR जहाँ हो सकती है नहीं हो सकती, ये एक बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद जहाँ पर FIR वो एक इस तरह के केसेस एग्जाम्पल मौजूद हैं कि कहीं लेट्स सपोज एक आपको पता होगा अजमल कसाब का एक केस चलता रहा था जी जहाँ FIA चलाती रहती, तो बाज़ाहिर ये पुलिस का केस नहीं लगता इस तरह का। शायद ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या JIT जब बनेगी वो केस एक रियासत टू रियासत का होगा, आगे चलेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और दुख ये है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर है पाकिस्तानी शहरी का, हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट थे। यहाँ पर रियासत इसको कैसा देख रही है, वहाँ पर फॉलो कैसे करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है या एविडेंस को प्रोटेक्ट कैसे किया गया, क्योंकि हमारी टीम तो बाद में वहाँ पहुंची है, इन्होंने क्या एविडेंस प्रोटेक्ट करना था, वहाँ तो कुछ मौजूद ही नहीं था। जो इनको केनियन पुलिस ने या उन लोगों ने थोड़ा बहुत दिया है वो ऑलरेडी मीडिया की डोमेन में आ चुका है। तो अब इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स देनी है, अब हुकूमत फैसला करेगी कि क्योंकि अरशद शरीफ के पास जो मोबाइल या गैजेट्स या उनकी चीज़ें थी वो भी नहीं है, वो किधर है? ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स की डोमेन में नहीं है। वो खुरम और वकार मरकजी किरदार हैं, उनको पता है सारी चीज़ों का। अब वो पाकिस्तानी डोमेन में आएंगे, अगर वो कोऑपरेट करेंगे तो फिर ही कुछ हो सकता है जिससे पता चलेगा कि अरशद शरीफ आखिरी दिनों में किन के साथ राब्ते में थे, क्या सोच रहे थे, उनको क्या थ्रेट्स थे। तो ये बहुत आसान काम नहीं है, ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, इसको डिजिटल और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एविडेंस प्रोटेक्ट करने की और डिटरमिन करने की वो दरकार होगी, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास शायद मुश्किल है। बहुत शुक्रिया किशोरी साहब, थैंक यू। खुदा हाफिज़।